नमस्कार। आज मैं डिसऑर्डर ऑफ द हेपेटोबिलियरी सिस्टम के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें दो सिस्टम है, एक लीवर और दूसरा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिलियरी सिस्टम। दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इवैल्यूएशन आफ्टर एक्यूरेट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ए जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प इन अराइविंग टू ए डेफिनेट डायग्नोसिस। पहले मरीज का हम जाकर के हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन कर लेते हैं और तब जाकर के कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं जिसके आधार पर कुछ डायग्नोसिस हम लोग बना सकें। बायोकेमिकल टेस्ट क्या क्या टेस्ट कराते हैं। बिलिरुबिन टोटल एंड फ्रैक्सिनेटेड, अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड। बिलिरुबिन हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिवेशन काउजेज ऑफ हीमोलाइसिस वर्सेस हेपेटोसेलुलर या हेपेटोबिलियरी डिसफंक्शन। मतलब सबसे पहले बिलिरुबिन टेस्ट कराते हैं जिसमें कि टोटल और अनफ्रैक्सिनेटेड मतलब अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में पता लगाते हैं और ये पता चलता है कि ये जॉन्डिस है, इसमें हीमोलाइसिस के द्वारा है या लीवर में डैमेज के द्वारा है या बाइल बाहर निकलने में दिक्कत के कारण है। ट्रांसएमिनेज, लीवर में कई एंजाइम होते हैं उसका हम लोग जांच करते हैं। ट्रांसएमिनेज, अस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसफरेंट AST या SGOT, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज ALT और SGPT। ALT is present mainly in the liver and in lower concentration in the muscle, while AST is derived from other organs as well, muscle, kidney, red blood cell। अगर किसी मरीज का SGPT या ALT बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ज़्यादा चांस है कि वो लीवर के में खराबी के कारण हुआ है, और SGOT या AST जो है अन्य कारण से भी बढ़ सकता है जैसे मसल, किडनी और रेड ब्लड सेल डैमेज से। Most marked increase in transaminase occur with the acute hepatocellular injury secondary to inflammation, ischemia, while chronic liver disease transaminase are mildly or moderately elevated। ट्रांसएमिनेज एंजाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लीवर के इंजरी में, चाहे वो इन्फ्लामेशन के कारण हो, इस्केमिया के कारण हो। क्रोनिक डिजीज में ये जा कर के हल्का बढ़ते हैं। Alkaline phosphatase, normal value are higher in growing children due to bone isoenzyme fraction. If elevation is associated with the increased gamma glutamyl transphosphatase, it suggests cholestasis। Gamma glutamyl transpeptidase is more specific for hepatobiliary disease. The value are higher in newborn and reach normal adult by value 6 to 9 month। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाता है, बोन में ये आइसो एंजाइम इसमें ज़्यादा रहता है। अगर ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज GGT के साथ अगर बढ़ता है तो यह इंडिकेट करता है कि ये कोलेस्टेसिस के कारण है या हेपेटोबिलियरी डिजीज़ के कारण है। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बच्चों में बढ़ते हैं वो 6 से 9 महीना में जाके नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं बच्चों में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो INR, डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5 एंड विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 अकर इन लीवर डिजीज। लीवर के बीमारी में फैक्टर 5 और विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर 2, 7, 9, 10 जो इसका कमी हो जाता है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर क्या है। PT इज़ द मार्कर ऑफ सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। PT मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम लीवर के सिंथेटिक फंक्शन का मार्कर है। INR इज ए स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ रिपोर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जो है ना प्रोथ्रोम्बिन टाइम को ही इंगित करता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ पेशेंट प्रोथ्रोम्बिन टाइम टू ए नॉर्मल सैंपल रेज टू द पावर ऑफ द इंटरनल सेंसिटिव इंडेक्स ISI वैल्यू फॉर द एनालिटिकल सिस्टम यूज्ड।
और इसको निकालने के लिए जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट का है और नॉर्मल पर्सन के प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ जा कर के निकालते हैं, और ISI एक वैल्यू है उसको जाके पावर देते हैं, उसके बाद ये निकलता है। ISI ranges between 1 and 2 and shows how a batch of tissue factor compared to an internationally standardized sample। मतलब इंटरनेशनल सेंसिटिव इंडेक्स 1 से 2 के बीच में वैरी करता है, और ये टिश्यू फैक्टर और इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज सैंपल INR निकालते हैं, PT टेस्ट ऑब्लिक PT नॉर्मल रेज टू द पावर ISI। The reference range for the prothrombin time is usually 11 to 16 seconds. The normal ranges for the INR is 0.8 से 1.2. A prolongation of prothrombin time greater than 3 seconds is abnormal। मतलब नॉर्मली जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का रेंज है 11 to 16 होता है, और INR 0.8 से 1.2 होता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 3 सेकेंड से ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब दिस इज़ द एबनॉर्मल वैल्यू। सीरम प्रोटीन, द हाफ लाइफ ऑफ एल्बुमिन इज 20 days। एल्बुमिन इज ए मार्कर ऑफ लीवर सिंथेटिक फंक्शन एंड इज लो इन क्रोनिक लीवर डिजीज। अब एल्बुमिन देखते हैं, एल्बुमिन का हाफ लाइफ 20 दिन होता है और यह लीवर के सिंथेटिक फंक्शन को बताता है। अगर एल्बुमिन जा कर के लो है सीरम में तो इसका मतलब ये क्रोनिक लीवर डिजीज को इंडिकेट करता है। गामा ग्लोबुलिन आर इंक्रीज इन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, और गामा ग्लोबुलिन जो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है। द रेशियो ऑफ एल्बुमिन टू गामा ग्लोबुलिन इज रिवर्स इन सिरोसिस, पार्टिकुलरली इन ऑटोइम्यून लिवर डिजीज। ऑटोइम्यून लिवर डिजीज में जो है ना, ये रेशियो जो है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का उल्टा हो जाता है जब सिरोसिस होता है ऑटोइम्यून के कारण। लो सीरम एल्बुमिन एंड प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम अनरिस्पॉन्सिबल टू विटामिन K इंडिकेट पुअर सिंथेटिक लीवर फंक्शन। अगर मतलब कि सीरम एल्बुमिन कम हो और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो, विटामिन K देने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर फंक्शन सही काम नहीं कर रहा है। रेज ALT और AST इंडिकेट इन्फ्लामेशन एंड रेज ALT एंड GGT सजेस्ट कोलेस्टेसिस। और रेज्ड ALT और AST मतलब SGOT और SGPT बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब लीवर में कहीं इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन है। और रेज LT मतलब SGPT और GTT दोनों बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कोलेस्टेसिस है। सीरम एमोनिया लेवल आर रेज्ड इन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में एमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन कोलेस्टेसिस, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कोलेस्टेसिस में बढ़ जाता है। कोलेस्टेसिस का मतलब कि बाइल का सिक्रीशन मतलब स्थगित हो गया है, नहीं हो रहा है। बायोप्सी एक्सक्रीटरी बाइल का नहीं हो रहा है। बायोप्सी इज ए यूजफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर मेकिंग ए हिस्टोलॉजिक चेंजेस स्पेशली इन न्यूनेटल कोलेस्टेसिस, कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, स्टोरेज डिजीज लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एंड हिस्टियोसाइटोसिस। लीवर बायोप्सी कुछ बीमारियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे न्यूनेटल कोलेस्टेसिस, कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, स्टोरेज डिजीज लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और हिस्टियोसाइटोसिस। इट इज यूजफुल फॉर इंजाइमेटिक इंस्टिमेशन इन मेटाबॉलिक डिजीज एंड इन कॉपर इन विल्सन डिजीज। और अन्य बीमारियों में भी इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है लीवर बायोप्सी, खासकर विल्सन डिजीज में। लीवर बायोप्सी ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज। और लीवर बायोप्सी से लीवर के स्टेज पता चलता है किस स्टेज में बीमारी है, जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस एंड डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन। इन बीमारियों में लीवर का पता चलता है। हेपेटोमेगाली,
In normal children, the liver is palpable 1 centimeter and in infant up to 2 centimeter below the costal margin. मतलब बच्चे नॉर्मली बच्चे में जो है लीवर बढ़ा हुआ फील होता है, चिल्ड्रन में 1 सेंटीमीटर कोस्टल मार्जिन से और इन्फेंट में 2 सेंटीमीटर कोस्टल मार्जिन से नीचे तक बढ़ा हुआ पाया जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर द लीवर स्पैन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटोमेगाली. लीवर का जो है ना हम लोग स्पैन देखते हैं ऊपर और नीचे कितना बढ़ा हुआ है, तब हम लोग हेपेटोमेगाली बोलेंगे. द लीवर स्पेन वेरीज विद द एज, और एज के अनुसार लीवर का जो एक्सटेंट होता है वो वेरी करता है. इन्फेंट में लीवर का साइज 5 to 6.5 सेंटीमीटर होता है. 1 to 5 ईयर्स में 6 to 7 सेंटीमीटर होता है. 5 to 10 ईयर्स में 7 से 9 सेंटीमीटर होता है. 11 to 15 ईयर्स में 8 से 10 सेंटीमीटर तक लीवर मिलता है साइज. लीवर इज ऑल्सो एग्जामिन फॉर टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी एंड कैरेक्टर ऑफ द सरफेस. लीवर एब्सेस. पायोजेनिक लीवर एब्सेस इज मोर कॉमन देन द अमेबिक लीवर एब्सेस इन द चिल्ड्रन. बच्चों में जो है ना पायोजेनिक मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो एब्सेस होता है वो कॉमन होता है बड़ों की अपेक्षा, लीवर अमेबिक लीवर की अपेक्षा. द इन्फेक्शन रीचेज लीवर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रूट. मतलब लीवर में यह पायोजेनिक एब्सेस जो है कैसे पहुंचता है. 1 नंबर में पोर्टल वेन के द्वारा, एग्जाम्पल इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस अगर हो गया है, अम्लाइकल वेन इन्फेक्शन हो गया है. दूसरा बिलियरी ट्रीट ऑब्स्ट्रक्शन एंड कोलेंजाइटिस के द्वारा, कोलेडोकोल सिस्ट एंड सिस्टेमिक सेप्सिस के कारण इंडोकार्डाइटिस ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है, या डायरेक्ट इनोकुलेशन इन ट्रॉमा. इस तरह से लीवर एब्सेस बच्चों में हो सकता है. इन चिल्ड्रन ऑन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन और विथ डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रोफिल, एग्जाम्पल क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, देयर इज ए इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एब्सेस स्पेशली ड्यू टू एस ऑरियस स्टेफाइलोकोकस एरियस. अगर कोई बच्चा जाकर के इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पर है या उसके न्यूट्रोफिल में कोई खराबी है तो लीवर एब्सेस का कॉमन कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा होता है. इन चिल्ड्रन विद द एब्सेस विदाउट कोलेंजाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन आर कॉमनेस्ट. और लीवर का जो एब्सेस है जो कि कोलेंजाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस नहीं है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा ज़्यादा कॉमनली होता है. इन्वेसिव इंटेस्टाइनल एमीबियासिस कैन लीड टू एमेबिक लीवर एब्सेस, although a history of amoebic colitis in the preceding period is not common. मतलब अमेबिक लीवर एब्सेस में हिस्ट्री मिलता है कि उसको अमेबिक कोलाइटिस हुआ था, इसका हिस्ट्री मिलता है. अमेबिक लीवर एब्सेस इज यूजुअली सॉलिटरी एंड इन द राइट लोब ऑफ लीवर, whereas pyogenic liver abscess may be multiple secondary to cholangitis or a single. अमेबिक लीवर एब्सेस जो होता है एक्चुअली राइट लोब में होता है और ये सिंगल होता है, जबकि पायोजेनिक छोटे छोटे पूरे लीवर में हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है. नियरली 3/4 ऑफ द पायोजेनिक लीवर एब्सेस आर इन द राइट लोब ऑफ द लीवर, और पायोजेनिक एब्सेस भी ज़्यादातर जाके राइट लोब ऑफ लीवर में ही मिलते हैं. क्लिनिकल फीचर. द चाइल्ड प्रेजेंट विद द फीवर एंड राइट अपर एब्डोमिनल पेन. जॉन्डिस इज अनकॉमन. मतलब बच्चे में जो लीवर का प्रॉब्लम होता है वो उसमें पहले बुखार बताएगा, उसके बाद में पेट में ऊपर की ओर दर्द भी बताएगा. जॉन्डिस शुरू में नहीं लक्षण दिखाई पड़ते हैं. एग्जामिनेशन रिवील टेंडर हेपेटोमेगाली, और जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो लीवर छूने पर दर्द महसूस होता है. इम्पाइमा, न्यूमोनिया, सबफ्रेनिक एब्सेस एंड कोलेंजाइटिस हैव ए सिमिलर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड शुड बी डिफ्रेंशिएटेड. और ये सब बीमारी है, इम्पाइमा, न्यूमोनिया, सबफ्रेनिक एब्सेस एंड कोलेंजाइटिस इसी तरह से प्रेजेंट करता है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. Complication include a spontaneous rupture into the peritoneum, pericardium, pleura and bronchial tree,
एंड मेटास्टेसिक स्प्रेड टू द लंग्स एंड ब्रेन। और ये जो अक्सर लीवर एब्सेस होता है वो कभी कभी जाके फट जाता है पेरिटोनियम में, पेरिकार्डियम में, प्लूरा में, ब्रोंकियल ट्री में, या कभी कभी स्प्रेड हो जाता है लंग्स और ब्रेन में। काउजेज ऑफ हेपेटोमेगाली। नंबर 1, क्रॉनिक लीवर डिजीज। मतलब हेपेटोमेगाली लीवर बढ़ने का क्या कारण है? पहला, क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, सी, ऑटोमिन लीवर डिजीज, बैड चेरी सिंड्रोम एंड क्रिप्टोजेनिक, ये सब कारण हो सकते हैं। दूसरा का मेटाबॉलिक या स्टोरेज डिजीज, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, गॉचर डिजीज, नीमेनपेग डिजीज, प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तीसरा का इन्फेक्टिव, वायरल हेपेटाइटिस, लीवर एब्सेस, पायोजेनिक और एमीबिक ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला, मलेरिया, कालाजार, हाइटिटिड डिजीज। मतलब ये सब कारण है लीवर बढ़ने के। ट्यूमर्स, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, हिस्टियोसाइटोसिस, न्यूरोब्लास्टोमा, बिनाइन हेमेंजियो इंडोथीलियोमा, मेजेनकाइमल हमाटोमा, हेपेटोब्लास्टोमा एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लीवर हेपेटोमेगाली का ये सब ट्यूब का काउजेज हैं। बिलियरी कैरोली डिजीज, कोलेडोकल सिस्ट, कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक डिजीज ऑफ द लीवर, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब हेपेटोमेगाली का ये भी काउज हो सकते हैं। मिसलिनियस और भी काउज है लीवर का, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव पेरिकार्डाइटिस, सार्कोइडोसिस, ये सब कारण है हेपेटोमेगाली के। डायग्नोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, एलिवेटेड ESR आर यूजुअली प्रेजेंट, ट्रांसएमिनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज आर माइल्डली एलिवेटेड, एक्सरे एब्डोमेन शोज एलिवेटेड राइट डोम ऑफ द डायफ्राम विद और विदाउट प्लूरल फ्यूजन। मतलब ल्यूकोसाइटोसिस और ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, ट्रांसएमिनेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंजाइम जो है थोड़ा बढ़ा मिलेगा। एक्सरे अगर एब्डोमेन को करते हैं तो राइट साइड जो लीवर है वो ऊपर की ओर बढ़ा हुआ मिलेगा या प्लूरल फ्यूजन मिल सकता है, प्लूरल फ्यूजन। डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स गुड डिटेल्स अबाउट द एब्सेस साइज, नंबर, रीम, लिक्विफैक्शन। अब इसको डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड अच्छा होता है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि एब्सेस कितना बड़ा है, कितने नंबर में है, उसका रीम क्या है, लिक्विफेक्शन मतलब उसके अंदर पस है कि नहीं। कंट्रास्ट CT स्कैन में भी रिक्वायर्ड इन पेशेंट विद द कॉम्प्लिकेशन, और कभी कभी कंट्रास्ट CT स्कैन भी कराते हैं। अमीबिक सेरोलॉजी इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट इज ए पॉजिटिव इन ग्रेटर देन 95% children with the amoebic liver abscess and helps to differentiate it from the pyogenic abscess। और बच्चों में जो है इनडायरेक्ट हीम एग्लूटेशन टेस्ट कराते हैं अमीबिक लीवर एब्सेस के लिए, जो कि 95% चिल्ड्रन में ये बढ़ा हुआ मिलता है और ये डिफ्रेंशिएट करता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस से। मैनेजमेंट, पेशेंट विद द पायोजेनिक लीवर एब्सेस आर ट्रीटेड विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ग्राम पॉजिटिव टू कवर स्टेफाइलोकोकस एरियस, ग्राम नेगेटिव एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। 4 to 6 weeks metronidazole is used for 10 to 14 days in patient with the amoebic liver abscess। अब इसका जो हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि पायोजेनिक लीवर एब्सेस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जो कि कवर करे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, एनारोबिक बैक्टीरिया को, और ये 4 से 6 सप्ताह के लिए देते हैं। मेट्रोनिडाजोल अमीबिक लीवर एब्सेस के लिए देते हैं 10 से 14 दिन के लिए। अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन एंड कैथेटर ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड फॉर एब्सेसेस दैट fall to improve after 3 to 4 days of antibiotics therapy, large abscesses in the left lobe and those with the impending rupture, narrow rim less than 1 centimeter। अब कभी कभी जब एंटीबायोटिक देते हैं 3 से 4 दिन में अगर वो सुधार नहीं हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से स्प्रेड करते हैं
लीवर एब्सेसिस को, खासकर जो लग रहा है कि अब फट जाएगा, अगर उसका अल्ट्रासाउंड में रीम जो है एब्सेस का लेस देन 1 सेंटीमीटर का हो गया हो। सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर एब्सेसिस कॉम्प्लिकेटेड बाई फ्रैंक इंट्रापेरिटोनियल रैप्चर और मल्टीसेप्टेड एब्सेसिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज और एंटीबायोटिक। कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है अगर वह जाकर के परक्यूटेनियस ड्रेनेज और एंटीबायोटिक के द्वारा सुधार नहीं हो रहा है तो हम लोग उसमें सर्जरी करते हैं। लीवर ट्यूमर्स अकाउंट्स फॉर 0.5 to 2% ऑल न्यूप्लाज्म इन द चिल्ड्रेन। बच्चों में लीवर ट्यूमर्स जो है ना 0.5 से 2% तक जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से इसका कारण है हेपेटोब्लास्टोमा, हिमेंजियो इंडोथेलियोमा एंड मेजेनकाइमल हेमाटोमा आर seen primarily in young children, whereas hepatocellular carcinoma, undifferentiated embryonal sarcoma and focal nodular hyperplasia present in the older children। मतलब छोटे बच्चों में हेपेटोब्लास्टोमा, हिमेंजियो इंडोथेलियोमा एंड मेजेनकाइमल हेमाटोमा मिलते हैं जनरली, और बड़े बच्चे में जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रायनल सार्कोमा एंड फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया बड़े बच्चे में मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्यूमर आर, कौन कौन से ज़्यादा सबसे कॉमन ट्यूमर होते हैं? हेपेटोब्लास्टोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और इन्फेंटाइल हिमेंजियो इंडोथेलियोमा। Infantile hepatic hemangioendothelioma is a benign tumor and present mostly in first 6 months of life with an abdominal mass। ये जो ट्यूमर है इन्फेंटाइल हेपेटिक हेमेंजियोइंडोथेलियोमा, ये बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन का मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, और ये पहले 6 महीना लाइफ में ही बच्चे में पेट में एक सूजन के रूप में प्रेजेंट करता है। जॉन्डिस, स्किन हेमेंजियोमा और CCF कंजेनिटल कार्डियक फेल्योर में भी एसोसिएटेड, और इसके साथ जॉन्डिस, स्किन हेमेंजियोमा और CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर भी मिल सकते हैं। द लीजन में भी सिंगल और मल्टीपल एंड इज मोर ऑफ थिन वैस्कुलर चैनल। ये लीजन एक हो सकता है और कई हो सकता है, और ये जो है ना वैस्कुलर वेसल्स के अंदर ही बनते हैं। ऑब्जर्वेशन इज रिकमेंडेड फॉर द फोकल लीजन, और इसमें हम लोग इसका देखभाल करते रहते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द मल्टीफोकल एंड डिफ्यूज लीजन इंक्लूड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, प्रोप्रानोल, हेपेटिक आर्टरी इम्बोलाइजेशन करते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ये सब इसका ट्रीटमेंट है। हेपेटोब्लास्टोमा इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द चिल्ड्रेन। बच्चों में सबसे जाकर के मैलिग्नेंट कैंसर का जो ट्यूमर होता है हेपेटोब्लास्टोमा होता है। इट इज़ 2 टाइप, यह 2 प्रकार के होता है, एपिथेलियल फीटल या इम्ब्रायनिक मैलिग्नेंट सेल और मिक्स्ड एपिथेलियल एंड मेजेनकाइमल एलिमेंट्स एंड प्रेजेंट विथ एन एब्डोमिनल मास एंड एनोरेक्सिया। यह 2 प्रकार का होता है, एपिथेलियल और मिक्स्ड, और यह बच्चे में एब्डोमिनल मास के रूप में प्रेजेंट करता है, और एनोरेक्सिया भूख नहीं लगता बच्चे को। Weight loss, pain in abdomen usually present late, metastasis occur to the lungs and lymph nodes, and alpha fetoprotein is raised in the majority of the cases। इस ट्यूमर में बच्चे का जो है ना अल्फा फेटोप्रोटीन बढ़ जाता है, और ये ट्यूमर फैलता है लंग्स में और लिम्फ नोड्स में। अल्ट्रासाउंड हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड वैस्कुलर लीजन। अल्ट्रासाउंड से यह पता चलता है कि ये कैंसर का है या कोई वैस्कुलर लीजन है। CT एंड MRI यूज टू डिफाइन ट्यूमर एक्सटेंट रिस्पेक्टेबिलिटी, और CT और MRI से पता चलता है कि ट्यूमर को कहाँ तक हम लोग सर्जरी से निकाल सकते हैं। द सर्वाइवल ऑफ पेशेंट विद द हेपेटोब्लास्टोमा हैज़ मार्केटली इम्प्रूव्ड इन द रिसेंट ईयर बाय कंबाइनिंग सर्जरी विथ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केमोथेरेपिटिक एजेंट्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड डॉक्सोरुबिसिन। आजकल जो है हेपेटोब्लास्टोमा का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि यह सर्जरी के साथ साथ केमोथेरेपी देने से, खासकर सिस्प्लेटिन एंड डॉक्सोरुबिसिन से प्रोग्नोसिस अच्छा हो रहा है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज एन ऑप्शन फॉर
reasonable hepatoblastoma following chemotherapy in absence of visible extrahepatic disease। कभी कभी इसमें जाके लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं और ये हेपेटोब्लास्टोमा में। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज यूजुअली मल्टीसेंट्रिक। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मल्टीसेंट्रिक होता है। द रिस्क इज इंक्रीज इन पेशेंट विद द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन, टायरोसिनेमिया, ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज और प्रायर एंड्रोजन थेरेपी। और इसका रिस्क बढ़ जाता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस सी में इन्फेक्शन में, टायरोसिनेमिया बीमारी में, ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज में या प्रायर एंड्रोजन थेरेपी में। द ट्यूमर प्रेजेंट एज ए लीवर मास विद द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। यह ट्यूमर प्रेजेंट करता है एब्डोमिनल मास के रूप में और एनोरेक्सिया और वेट लॉस बच्चे में हो जाता है। लीवर फंक्शन आर यूजुअली नॉर्मल एंड एनीमिया में बी प्रेजेंट। लीवर फंक्शन टेस्ट जो भी करवाते हैं सब नॉर्मल आता है, लेकिन एनीमिया हो सकता है। अल्फा फेटोप्रोटीन इज रेज, अल्फा फेटोप्रोटीन, ये अल्फा प्रोटीन रेज्ड होता है। इमेजिंग विद द सीटी एंड एमआरआई हेल्प्स इन डिफाइनिंग ट्यूमर एक्सटेंट, रिसेक्टिबिलिटी एंड मेटास्टेसिस। और ये लीवर में अगर सीटी और एमआरआई कराते हैं तो इसमें पता चलता है कि ये हम इसको रिसेक्ट सर्जरी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और मेटास्टेसिस मतलब कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। बोन मेटास्टेसिस। ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड सर्जिकल रिसेक्शन अलॉन्ग विद द केमोथेरेपी, कैमो इमोबिलाइजेशन एंड रीनल इम्प्लांटेशन। और कभी ट्रीटमेंट में हम लोग जाके सर्जिकल कर सकते हैं, केमोथेरेपी देते हैं, कैमो इमोबिलाइजेशन करते हैं, इम्बोलाइजेशन, कैमो इमोलाइजेशन एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। द टर्म जॉन्डिस मीन्स येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज इन द सीरम बिलिरुबिन लेवल। अब जॉन्डिस जो कि येलो करता है स्किन को, स्क्लेरा को और म्यूकस मेम्ब्रेन को सीरम बिलिरुबिन बढ़ने के कारण। नियरली 250 to 300 milligrams of bilirubin is produced daily, approximately 70% from the breakdown of the old erythrocyte in the reticuloendothelial system। और आपको जानना चाहिए कि प्रत्येक दिन 250 से 300 मिलीग्राम बिलिरुबिन का निर्माण होता है, जो कि 70% केसेस में इथ्रोसाइट जो हमारे शरीर में आरबीसी है उसके टूटने से। बिलिरुबिन इज क्लियर्ड बाय द लीवर इन द 3 स्टेप। और ये जो बिलिरुबिन बनता है लीवर के द्वारा इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। इट इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड इनटू द हेपेटोसाइट बाय द स्पेसिफिक कैरियर, देन इट इज कंजुगेटेड टू 1-2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोराइड। और ये जो बिलिरुबिन है सबसे पहले लीवर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कैरियर के द्वारा, उसके बाद ग्लूकोनाइड मॉलिक्यूल से ये कंजुगेट करता है और कंजुगेट करने के बाद वो बाहर एक्सक्रीट होता है। Thereafter the conjugated bilirubin moves to the canalicular membrane where it is excreted into the bile canaliculi and by other carrier protein। और जो लीवर में कंजुगेट कर जाता है बिलिरुबिन वह बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू में जाता है और फिर बाइल के द्वारा इंटेस्टाइन में जाता है। द मोस्ट ऑफ द conjugated bilirubin is excreted in the stool and a small amount reabsorbed after deconjugation by the colonic bacteria। और बाइल के द्वारा जो है अधिक से अधिक जो बिलिरुबिन है वो स्टूल के द्वारा पास हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है उसको डिकंजुगेट करता है और रीएब्जॉर्ब करता है। colonic bacteria also reduce bilirubin to urobilinogen which is reabsorbed and excreted the urine। ये जो कोलोनिक बैक्टीरिया है उसको रिड्यूस करता है बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन के रूप में और वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। सीरम बिलिरुबिन शुड बी ग्रेटर देन 2.5 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर जॉन्डिस टू विजिबल। अगर सीरम बिलिरुबिन 2.5 से 5 मिलीग्राम
के बीच होता है तब जाके जॉन्डिस हम लोग को क्लिनिकली देख सकते हैं। हाइपरबिलिरुबिनिया इज क्लासिफाइड एज conjugated bilirubin fraction less than 15% of the total bilirubin and normal colored urine, and conjugated hyperbilirubinemia conjugated bilirubin fraction is greater than 20% with high colored urine। अब इसमें जो हाइपरबिलिरुबिनिया दो प्रकार का होता है, एक अनकंजुगेटेड होता है जिसमें कंजुगेटेड फ्रैक्शन 15% से कम होता है, और कलर यूरिन जो नॉर्मल इसमें रहता है, और दूसरा का होता है कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन फ्रैक्शन 20% से ज़्यादा होता है और यूरिन का कलर हाई होता है, मतलब पूरा येलोइश होता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज क्लियर्ड बाय किडनी, दिस इन रीनल फेल्योर बिलिरुबिन लेवल्स आर इंक्रीज्ड। ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो किडनी के द्वारा निकल जाता है, लेकिन रीनल फेल्योर में ये बढ़ जाता है। एनी एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द एबव स्टेप कैन कॉज जॉन्डिस, और ऊपर में जो भी स्टेप है उसके कारण जॉन्डिस हो सकता है। कॉजेज ऑफ जॉन्डिस इन द चिल्ड्रन, बच्चे में जॉन्डिस का क्या कारण है? अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, थायराइडिज्म एंड फास्टिंग, ये सब कारण है बच्चों में अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया जॉन्डिस के। कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया मतलब कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया के क्या क्या काउजेज हैं? न्यूनेटल कोलेस्टेसिस, इन्फेक्शन, सेप्सिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, इंटरिक फीवर, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज, लिवर ट्यूमर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फिल्ट्रेशन, हिस्टियोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया, इंजाइम डिफेक्ट, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, बिलियरी कोलेडोकल सिस्ट, कोलिथियासिस, एस्केरियासिस, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, मिसलिनियस ड्रग टॉक्सिसिटी, हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेटिक, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, वेनो ओक्लूसिव डिजीज, ये सब कारण है कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया के। कंजेनाइटल एंजाइम डिफिशियंसी, गिलबर्ट सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन cause of unconjugated hyperbilirubinemia
एंड इन इफेक्ट 3 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन। गिलबर्ट सिंड्रोम जो है ना अनकंजुगेटेड हाइपरबिलोमिया का कॉमन काउज है और 3 से 8 पॉपुलेशन में मिलता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम पार्शियल डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, यूडीपी जीटी के कारण होता है, पार्शियल इसमें डिफिशियंसी होता है, एंड दस इम्पेयर्ड कंजुगेशन, जिसके कारण कंजुगेशन नहीं होता है। मोस्ट पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक एंड एग्जिबिट क्रोनिक और रिकरेंट जॉन्डिस अप टू 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसमें अधिक मरीज जो है ना कोई सिम्टम नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोनिक और रिकरेंट जॉन्डिस हो सकता है जिसमें सीरम बिलोबिन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ते हैं। प्रिसिपिटेड बाय इंटरकरेंट इलनेस, फास्टिंग, स्ट्रेस, mild fatigue, nausea, anorexia, abdominal pain may be present in the some patient। और कुछ मरीज में फैटिक, नोसिया, एनोरेक्सिया और एब्डोमिनल पेन मिल सकते हैं। अदर लीवर फंक्शन रिमेंस नॉर्मल, और बाकी लीवर फंक्शन इसमें नॉर्मल मिलता है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस कंडीशन। यह बिनाइन कंडीशन है, इसका कोई जाकर के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। Crigler-Najjar syndrome (CN type 1) is an autosomal recessive disorder characterized by absence of UDP-GT activity. Patient develops severe unconjugated hyperbilirubinemia and die by 18 to 24 months of the age if untreated. Crigler-Najjar syndrome type 1 में ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें UDP-GT हार्मोन जो है वो पूरा एब्सेंट रहता है। इसमें पेशेंट को सीवियर अनकंजुगेटेड हाइपरबिलोमिया होता है और यह जनरली जाकर के 18 से 20 महीना में एक्सपायर कर जाएंगे अगर इनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। फोटोथेरेपी, प्लाज्माफेरेसिस एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग दीज केसेस इन इनिशियल फेजेज। और इसके इलाज के लिए हम लोग फोटोथेरेपी, प्लाज्माफेरेसिस और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं शुरुआती दौर में। Serum bilirubin level should be kept below 20 mg per deciliter during the first several months of life to prevent brain damage। और सीरम बिलोबिन लेवल को 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखा जाता है ताकि यह जाके ब्रेन को डैमेज ना कर सके। डिफिनिटिव ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल बाय लीवर ट्रांसप्लांटेशन, और डिफिनिटिव ट्रीटमेंट है कि लीवर का इसमें ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तभी ये मरीज बच सकता है। Crigler-Najjar syndrome type 2 is also known as एरिया सिंड्रोम। क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम को हम लोग एरिया सिंड्रोम के रूप में भी जानते हैं। देयर इज ए मार्क्ड रिडक्शन इन यूडीपी एंड जीटी। यह इसमें जाके यूडीपी जीटी का रिडक्शन होता है, कंप्लीट एब्सेंस नहीं होता है जैसा कि टाइप 1 क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम में होता है। इन कंपेरिजन टू टाइप 1 जॉन्डिस इज लेस सीवियर एंड डज नॉट रिजल्ट इन कॉर्निक्टेरस। और इसमें जॉन्डिस जो होता है वो पूरा ज़्यादा सीवियर नहीं होता है और कॉर्निक्टेरस भी नहीं होता है। कंडीशन रिस्पॉन्ड टू ड्रग्स लाइक फेनोबार्बिटोन डैट स्टिमुलेट हाइपरप्लेसिया ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फेनोबार्बिटोन देने से जॉन्डिस लेवल काफ़ी कम जाता है क्योंकि ये लीवर के में हाइपरप्लेसिया करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। द बिलिरुबिन लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज इन टाइप 2 फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेनोबार्बिटोन वाइल नो चेंजेज इज सीन इन टाइप 1। अब हम लोग फेनोबार्बिटोन देते हैं तो क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम टाइप 2 में जॉन्डिस लेवल कम जाता है, लेकिन टाइप 1 क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम में ये जॉन्डिस नहीं कम आता है। डुबिन-जॉनसन सिंड्रोम is an autosomal recessive disorder resulting from impaired hepatic excretion of bilirubin, causes conjugated hyperbilirubinemia 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डुबिन-जॉनसन सिंड्रोम एक जाकर के ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें जाकर के एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम होता है और इसमें कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। द ट्रांसएमिनेज एंड सिंथेटिक लीवर फंक्शन और नॉर्मल, इसमें जितना भी लीवर इंजाइम है और सिंथेटिक फंक्शन सब नॉर्मल होता है। मोस्ट पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक अपार्ट फ्रॉम द जॉन्डिस। इसमें सब अधिकतर मरीजे जो है ना वो नॉर्मली रहते हैं, कभी कभी जॉन्डिस उनको होता है। प्रेगनेंसी एंड ओरल कंट्रासेप्टिव वर्सन द जॉन्डिस, और प्रेगनेंसी में या ओरल कंट्रासेप्टिव लेने पर जॉन्डिस बढ़ जाता है। Liver biopsies is often done for exclusion of other causes
एंड शोज ब्राउन ब्लैक पिगमेंटेशन। लीवर बायोप्सिस इसमें किया जाता है ताकि अन्य काउज को निकाला जा सके, और ये जाकर के इसमें लीवर बायोप्सी में ब्राउन ब्लैक पिगमेंटेशन लीवर सेल में मिलता है। रोटोर सिंड्रोम is a rare autosomal recessive disorder manifesting as mild conjugated hyperbilirubinemia. The primary defect appears to be deficiency in the intracellular storage capacity of the liver for binding anions. The liver histology is normal. रोटोर सिंड्रोम एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जाकर के हल्का कंजुगेटेड हाइपरबिलुमिया होता है, और इसमें दिक्कत का मेन कारण है कि इंट्रासेलुलर स्टोरेज कैपेसिटी जो लीवर का होता है उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी में कुछ दिक्कत होता है। लीवर हिस्टोलॉजी इसमें नॉर्मल मिलता है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सर्च करें @DR मेडिकल से करें।